की सीरीज चला रहे हैं और रेगुलर यह सीरीज जो है वो संडे सुबह 7 बजे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। आज के इस सीरीज के इस लेक्चर में 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 तक के सभी करंट अफेयर्स को हम यहां पर कवर करेंगे। आप जानते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा होता है, चाहे वो बैंक का कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम्स हो जैसे यूपी पीसीएस का हो गया, यूपी आरओ का हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पैट का हो गया या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा का एग्जाम हो गया। सभी में करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सभी करंट अफेयर को जो पिछले 7 दिन में हुए हैं उन सबको यहां पर संकलन आपके लिए किया है, क्योंकि एग्जाम में आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। इस लेक्चर के लास्ट में जाकर के हम आपको इसका एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे और वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए या फिर अन्य सब्जेक्टों की तैयारी करने के लिए, जैसे इंडियन पॉलिटी है, चाहे वो वर्ल्ड मैप है, चाहे इकोनॉमिक्स है या कोई अन्य सब्जेक्ट है, अगर आप उनकी प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पिछले 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 तक के बीच कौन कौन सी मुख्य घटनाएं ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। ये हम जो यहां पर करने वाले हैं वो क्विज फॉर्म में करेंगे, यानी क्वेश्चन फॉर्म में आपका रहने वाला है। इसमें पूरी बात आपको एक्सप्लेन की जाए। पहला प्रश्न है, भारत का 43वां यानी 43वां विश्व धरोहर स्थल चराईदेव मोइदम किस राज्य में स्थित है? आपको एक बात का तो यहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि इससे पहले हमारे भारत में जो विश्व धरोहर, जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, वो 42 थी। इसका मतलब इसी बार अब इसे 43वीं और बना करके अब टोटल भारत में 43 कर दी गई हैं विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा। आप जानते हैं यूनेस्को ही विश्व धरोहर घोषित करता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है, पहले आंसर ले लेते हैं फिर आगे आपको बताएंगे। यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा असम। असम एक ऐसा राज्य है जिसमें 43 43वीं विश्व धरोहर स्थल जो है, जिसका नाम है चराईदेव मोइदम, इसका यहां पर हमें ये मिला है, 43वां बन चुका है। बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन सा है। ये आप यहां पर पिक्चर देख सकते हैं। ये दरअसल एक जगह पड़ती है, ताई अहोम जनजाति एक वहां की है। असम में जो जनजाति थी उसके राजाओं की यहां पर कब्र बनाई जाती थी। हमने बताया ताई अहोम एक जनजाति होती है असम में, और उसी असम की जनजातियों के राजाओं की ये यहां पर कब्रें बनाई जाती थी। उसी कब्र को बहुत ही आश्चर्यजनक मान करके यूनेस्को ने 43वां विश्व धरोहर घोषित किया है। ये आप देख सकते हैं, बाकी बहुत सुंदर भी है, काफी ठीक भी लगता है दिखने में। असम में ये पाया जाता है। आपको एक प्रश्न यहां से और मिल जाता है कि ताई अहोम जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखेंगे असम राज्य की पूछना चाहता है। ठीक है, ये हमने यहां पर आपको पिक्चर दिखा दिया है। ये पिक्चर आपने समझ लिया है कि किसका है, इसे ही हमने 43वां विश्व धरोहर घोषित करवाया है। अगर बात करें इससे पहले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 42वां कौन सा रहा है, तो याद रखिएगा 42वां रहा है होशियार टेम्पल ग्रुप कर्नाटका, 2023 में बनाया गया था 42वां। 41वां अगर देखें तो शांति निकेतन, एक पहला ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया गया था वेस्ट बंगाल 2023 में, यह भी आपका शांति निकेतन याद रखेंगे। 41वीं साइट बनी धौलावीरा गुजरात। आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है धौलावीरा गुजरात में, जो कि 2021 में 40वीं साइट बनी थी। और अभी अभी आपने देखा कि असम की एक साइट और है जिसे अब 43वीं विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट सर्विस वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच पोर्ट?
याद रखेंगे यहां पर प्रश्न जो हमने लिया है इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो आप जानते हैं कि कहां पर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आप ये हम चूंकि ये ज्योग्राफी की क्लास में हम आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाइफून गैमी किस महासागर में आया था? इन विच ओशियन डिड टाइफून गैमी कम रिसेंटली? अभी हाल ही में किस जगह पर हमारा टाइफून गैमी आया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में ये आया था। याद रखेंगे प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रैविन संग्रहालय पेरिस द्वारा अनुकूलित सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन है? Who is the first Bollywood actor to be awarded a customized gold coin by ग्रैविन म्यूजियम पेरिस? पेरिस में एक ग्रैविन म्यूजियम है, उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है जिनके नाम का सिक्का बनाया गया है, कॉइन बनाया गया है और उस पर उनका चित्र भी है? तो याद रखेंगे यहां पर है आपके राइट आंसर सी, शाहरुख खान। चित्र भी आपको दिखा देते हैं, वो जो कॉइन बनाया गया बड़ा ही अच्छा कॉइन उन्होंने बनाया है। ये देखिएगा यहां पर रुख रुख खान यानी शाहरुख खान का फोटो भी बनाया गया है, ये यहां पर देख सकते हैं। म्यूजियम ग्रैविन पेरिस का है, म्यूजियम ग्रैविन, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे की साइड है, ये आगे की साइड है। इन शाहरुख खान का यहां पर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, ये हमने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हरगोविंदर सिंह धालीवाल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस जनरल ये बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? हरविंदर सिंह धालीवाल ये डीजीपी बने हैं। डीजीपी आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जी है, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। डीजीपी के बारे में हम ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं बाकी की क्लासेस में कि डीजीपी क्या होता है, इसकी पावर्स क्या होती हैं। सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईपीएस के द्वारा, जो आईपीएस सेलेक्ट होते हैं वो बाद में डीजीपी बनते हैं। डीजीपी से बड़ा कोई पोस्ट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता है। एक राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जिसे हम डीजीपी कहते हैं। अंडमान निकोबार के इन्हें नियुक्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच, एवरी ईयर मतलब एवरी ईयर प्रत्येक साल के किस दिन मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। यहां पर हमने बाघ के बारे में कुछ बातें और दिखाई हैं आपको, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे टाइगर प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस। टाइगर रिपोर्ट 2022 भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है कि टाइगर का प्रोटेक्शन यानी इनकी सुरक्षा और इनके बारे में जागरूक करना यहां पर उद्देश्य रहा है। अगर टाइगर रिपोर्ट 2023 को 22 को देखें तो यहां पर टोटल जो हमारे टाइगर्स हैं वो 3162 है, 3162 हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश के पास में है 785। दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है 563 के साथ और उत्तराखंड आता है 560 के साथ। यहां पर भी याद रखिएगा, आपसे सबसे ज्यादा टाइगर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है। 29 जुलाई को इसे मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हमारा क्या कहता है? बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 4th एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ हेड? यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा, आपको पहले आंसर बता देते हैं। आंसर जो होगा वो है हमारा म्यांमार। म्यांमार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि म्यांमार पहले ही कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार की लोकेशन आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा, हमने यहां पर एशिया का मैप लिया है। इस एशिया के मैप में आपको यहां पर इंडिया दिख रहा है, इसके जस्ट बराबर में आपको दिख रहा है ये रेड कलर में म्यांमार। इस म्यांमार को एक बार आउट कर लेते हैं, ये हमारा म्यांमार है। आप जानते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे अलग कर दिया गया। म्यांमार को अलग कर दिया गया है। म्यांमार की राजधानी नैपीदा है, राजधानी नैपीदा, याद रखेंगे यहां की राजधानी नैपीदा है।
म्यांमार कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया। पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था। आपने रंगून का नाम पहले सुना होगा, रंगून यहीं की आज की डेट में यहां पर कुछ बातें और, जैसे कि बिम्स्टेक के बारे में, इसे कब स्टैब्लिश किया गया है? बिम्स्टेक को स्टैब्लिश किया गया है 1997 में। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में इसकी कैपिटल है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक इसको बोलते हैं। यहां पर हमने दिखा दिया कि बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स और रिट्रीट 2024 का आयोजन जो हुआ है, इसमें हमारे विदेश मंत्री भारत की तरफ से इन्होंने प्रेजेंट किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? यहां पर एक टारगेट लिया गया है कि हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगे। तो यहां पर जो टारगेट है वो याद रखेंगे, यहां पर सेंटर ये बनेंगे और वो टारगेट हमने जो लिए हैं 2027 तक के टारगेट लिए हैं। 2027 तक जो हम यहां पर बना देंगे वो 25,000 नहीं है, 25,000 हैं, 25,000 केंद्र खोले जाएंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है, याद रखेंगे। टारगेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां पर हमने आपको दिखाया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई है। इसमें आप जानते हैं कि जेनेरिक दवाइयां प्राप्त की जाती हैं, बहुत ही कम दामों पर ये दवाइयां मिल जाती हैं। जो दवाइयां आप मेडिकल स्टोर से किसी कंपनी की खरीदते हैं, वो दवाइयों पर कोटिंग होती है और वो कंपनी की होती हैं, किसी प्राइवेट कंपनी की होती हैं, जिसके कारण वो महंगी होती है। लेकिन यहां पर वो कोटिंग नहीं मिलती है और वो जेनेरिक दवाइयां कहलाती हैं। साल्ट वही रहता है, कोई नहीं बदलता है उसमें, लेकिन क्या है कि कोटिंग नहीं होती है। और कहें कि दोनों में फर्क है, कोई फर्क नहीं है, यहां पर ये सस्ती मिलती है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? आपको बताना है कि विच कंट्री वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द पेरिस ओलंपिक 2024। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पहला जो जीता है वो चाइना ने जीता है। पहला किसने जीता है? चाइना ने जीता है, ये याद रखेंगे। यहां पर पेरिस ओलंपिक 2024 का हमने आपको इमेज दिखा दिया है। आप जानते हैं कि पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है। वहां पर हमने लोगो भी दिखा दिया। तो याद रखेंगे चाइना पहला देश ऐसा है जिसने सबसे पहली बार मेडल जीता। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट वुमेन बतानी है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक गेम्स शूटिंग कॉम्पिटिशन? तो यहां पर याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहां पर मनु भास्कर या मनु भाकर जो हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्हें पहली भारतीय बनी है जिन्हें ये अवार्ड मिला है या जिन्होंने ये प्राइज मेडल जीता है, ठीक है। ये मनु भाकर हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये पदक जीता है। अगर कहें कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल है ओह ये जिन, और जो ब्रॉन्ज वाला इसको बोलते हैं आपका, ये रजत जो होता है सिल्वर मेडल किम येजी, और ये कांस्य पदक जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं मनु भाकर। कुल मिलाकर इन्हें पॉइंट जो मिले हैं 21.7 इन्हें मिला है, याद रखेंगे मनु भाकर। अगला प्रश्न है, गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया पहले किसी और राज्य के थे, लेकिन अब इन्हें बना दिया गया है पंजाब का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब का। पंजाब का इन्हें गवर्नर नियुक्त कर दिया है राज्यपाल। एक बार आपको लोकेशन दिखा देते हैं पंजाब की। ये हमारा पंजाब है। आप जानते हैं कि पंजाब की जो कैपिटल है वो आपकी चंडीगढ़ है, और पंजाब में इस समय पर मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके कौन हैं? भगवंत मान हैं, आम आदमी पार्टी के वो व्यक्ति हैं। पहले वो कॉमेडी किया करते थे, आपने कई बार उन्हें कॉमेडी देखा होगा। यहां पर अगर बात करें कि पहले जो थे वो बनवारी लाल पुरोहित थे, ये वाले बनवारी लाल पुरोहित, ये पहले हुआ करते थे पंजाब के, लेकिन अब इस समय पर कौन है? यही जो गुलाब चंद कटारिया हैं, इन्हें पंजाब का बना दिया गया है। कौन? याद रखेंगे पंजाब का इन्हें राज्यपाल बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गोम विन मूल्य विज योजना शुरू की है? तो यहां पर राज्य का नाम पूछा जा रहा है, आपसे याद रखना है। ये जो योजना शुरू की गई है ये गोवा के द्वारा शुरू की गई है पहली। और कुछ प्रमुख बातें इनके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी इन दी स्टेट। जो राज्य है
इसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव है, और जो रूफ टॉप कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का भी उद्देश्य यहां पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? निकोलस मार्को या मादुरो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्री आता है उसी में से पूछा। यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, पेरू है और ब्राजील है। तो यहां पर याद रखेंगे वेनेजुएला की कंडीशन बीच में बहुत खराब थी, वहां पर महंगाई कई हजार यानी 4000 गुना तक बढ़ गई थी। वेनेजुएला के बारे में आप जानते हैं, ये इनका हमने यहां पर पिक्चर दिखा दिया है, पिक्चर भी देखिएगा। इसके अलावा वेनेजुएला को हमने यहां मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहां पर हमने दक्षिणी अमेरिका का एक मैप लिया है, इसमें रेड कलर से हमने यहां पर वेनेजुएला आपको दिखाया है। वेनेजुएला की कैपिटल और करेंसी आप देख लीजिए, यहां पर काराकस इसकी कैपिटल है, जबकि करेंसी है बोलीवर। याद रखेंगे, करेंसी बोलीवर है, कैपिटल काराकस। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कीटनाशक के उपयोग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? Which of the following state ranks first in the term of pesticides use? तो यहां पर आपको बताना है कि जिन्होंने, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला यूज किया है, पहले नंबर पर है कीटनाशक का प्रयोग किया है। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। बाकी आप उत्तर प्रदेश को समझते हैं, जानते हैं। यहां इस लिस्ट में पहले नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश जो है ये आपका पहले नंबर पे रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। तो एक बार महाराष्ट्र को देख लीजिए, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये सेकंड नंबर पर रहा है। तीसरे नंबर पर रहा है पंजाब, तो आप पंजाब को भी देख सकते हैं। वैसे 9.5% के साथ में ये आपका थर्ड नंबर पर रहा है। तो टॉप 3 हमने यहां पर स्टेट भी आपको दिखा दिए हैं जो कीटनाशक का प्रयोग करने में पहले, दूसरे और तीसरे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी बोलते हैं, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as a chairman and managing director of Small Industries Development Bank of India? तो यहां पर याद रखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मनोज मित्तल। तो यहां पर मनोज मित्तल ने ये कार्यभार संभाला है। आप देख सकते हैं कि ये मनोज मित्तल का आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। बाकी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी को स्टैब्लिश किया जाता है 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से कई बार बैंकों से संबंधित प्रश्न पूछ करके आपको डाउट में डाल सकता है। याद रखिएगा राइट आंसर हमारा होगा लखनऊ में हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस हैं, छोटे हैं, सूक्ष्म लघु है, ये हम बैंकिंग की क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे कि जब तक कितना इनपुट न दिया जाए तब तक उसे माइक्रो कहेंगे या स्मॉल कहेंगे या मीडियम कहेंगे। तो यहां पर छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको यहां पर लोन देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। लखनऊ याद रखना है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? यहां पर जोड़ी बतानी है आपको, तो याद रखिएगा 16 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा मनु भाकर और सरबजोत सिंह यहां पर रहे। आपको पिक्चर दिखा देते हैं। मनु भाकर का जस्ट अभी हमने आपको पिक्चर दिखाया था, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये दोनों मिलकर के यहां पर ये एक जोड़ी बनी है जिसने ये ब्रॉन्ज जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है? पैरा तैराक का मतलब आप जानते ही हैं, तो फीमेल पैरा स्विमर आपको बताना है जो कि सबसे पहली बनी है सबसे कम उम्र की और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिया राय, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है जिया राय। एक बार जिया राय को आप देख सकते हैं, ये पैरा में जीती हैं। जिया राय के बारे में देखिए कहां से आती हैं, महाराष्ट्र से आती हैं। इससे पहले 2022 में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है। जिया राय के बारे में याद रखिएगा, ये पहली सबसे कम उम्र की जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में चौथे नोमैडिक फेस्टिवल की मेजबानी की है? विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फोर्थ नोमैडिक फेस्टिवल रिसेंटली? तो यहां पर याद रखेंगे हमारा लद्दाख यहां राइट आंसर है। लद्दाख में यह आयोजन किया गया है, उसकी मेजबानी होस्टिंग उसी ने की, लद्दाख ने। अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता जिसको हम क्वाड बोलते हैं, वित्त मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो आपको यहां पर बताना है जो क्वाड है, जिसको हम ये सिक्योरिटी डायलॉग जिसको बोलते हैं क्वाड, फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो यहां पर याद रखेंगे हमारा जापान इसका राइट आंसर होगा, जापान। ये वही जापान है जिस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया जाता है। हिरोशिमा पर जब विश्व युद्ध चल रहा होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होता है और जापान पर बॉम्ब गिरा करके ही 1945 में समाप्त भी होता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया अमेरिका के द्वारा। 9 अगस्त 1945 को फिर से एक और बॉम्ब गिराया गया नागासाकी पर, हिरोशिमा नागासाकी। आप जानते हैं 6 अगस्त 1945 को जब ये बॉम्ब गिराया गया तो उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद जो दूसरा गिराया गया उसका नाम था फैटमैन, आप जानते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि ये क्वाड जो है इसे स्टार्ट किया गया था 2007 में। मेंबर अगर देखें तो हमारा इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसके मेंबर हैं। 4 देशों के बीच होने वाली सुरक्षा मीटिंग के लिए ये समूह क्वाड जो है बनाया गया है। मोदी जी आप यहां पर देख ही रहे हैं कि हमारे मोदी जी हैं। इसके अलावा इसमें जापान के भी हैं, यूएस के भी हैं और ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए के हैं, जो बाइडेन आपको दिख। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? हाल में किस संस्था ने मुद्रा और वित्त 2023-24 पर रिपोर्ट जारी की है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस 2023 एंड 24? यहां पर याद रखेंगे ये जो हम जारी की है ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई ने इसको जारी किया है, ठीक है, आरबीआई याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारा जो विकास जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, विकास लखेरा को यहां पर असम राइफल्स के महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। आप जानते हैं कि असम राइफल्स जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों की जो सीमा लगती है अन्य देशों से, उसकी देखरेख करता है। जैसे म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगती है, उसकी देखरेख करता है असम राइफल्स। आगे ये असम राइफल्स का हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो शिलोंग मेघालय में है। करंट फंक्शंस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रोडक्शन है और इंडिया म्यांमार प्रोडक्शन है, ये आपका प्रोडक्शन देते हैं। अगला प्रश्न है 22वां, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हमारे संविधान में यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 315 है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी के चेयरमैन के बारे में यहां पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि किन्हीं दबावों के कारण 2029 में उनका रिटायरमेंट होना था मनोज सोनी का, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया व्यक्तिगत मामला बता करके। लेकिन व्यक्तिगत मामले से ज्यादा उन पर प्रेशर आ रहा था, उन्होंने उसे रिजाइन दिया और अब नई, जिनका नाम है, आप याद रखेंगे, इनका नाम है 21-22 जो यूपीएससी है, यहां पर प्रश्न हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है हमारी अब यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बन गई हैं। इससे पहले कौन थे? मनोज सोनी, लेकिन मनोज सोनी ने किन्हीं कारण से यहां पर रिजाइन दिया है, उन्होंने इसमें व्यक्तिगत मामला बताया है। प्रीति सूदन, अब जानते हैं कि इस बार यूपीएससी पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, उनका लोगों का कहना है और बाकी जांच कमेटियों का रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले लोगों ने जो सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, चाहे वो उनका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, वो गलत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच इसके द्वारा यूपीएससी के द्वारा नहीं की गई। तो सवालिया निशान खड़े होते हैं, चाहे वो अभिषेक सिंह के ऊपर सवाल हो या बाकी किसी अन्य के ऊपर, बहुत लोगों के ऊपर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े। तो यहाँ पर हमने आपको ये दिखा दिया है, ये प्रीति सूदन है, याद रखेंगे प्रीति सूदन अब नई हमारी यूपीएससी की बना दी गई। अगला प्रश्न देखिएगा, चिकित्सा सेवा यानी सेना की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first woman director general of medical service army? हमारी जो मेडिकल सर्विस है और वो भी कौन सी? आर्मी वाली, उसमें किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर याद रखेंगे हमारी ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल इनका नाम है सधाना सक्सेना नायर, इनको नियुक्त किया गया है। ये हमारी पहली बनी है आर्मी की
डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। याद रखेंगे, यहां पर हमने आपको ये दिखा दिया है, साधना सक्सेना नायक चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 24 क्या कहता है, वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? याद रखिएगा, इसका आंसर है सेबी के द्वारा इसे लॉन्च किया। सेबी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, आप इसके बारे में जानते ही, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन की बात करें तो माधवीपुरी बुच है। और अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। अंडर द एक्ट सेबी एक्ट 1992। याद रखिएगा, बहुत से प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो एक्ट पूछा गया है। एक्ट इसका 1992 में आता है, जबकि यह बन पहले ही। आपने हर्षद मेहता का केस एक सुना होगा। हर्षद मेहता जो धांधलेबाजी करता है, उसी के बाद सेबी को पावर दे दी जाती है एक्ट बना करके। तो एक्ट जो आता है स्कैम 1992 आपने सुना होगा, उसके बाद ही इसे बनाया जाता है सेबी एक्ट 1992। बट सेबी की स्थापना जो होती है वो 12 अप्रैल 1988 में पहले ही हो जाती है। यहां पर हमने आपको माधवीपुरी का भी फोटो दिखा दिया। हालांकि अगर आप बताएं कि माधवीपुरी बुच पहली गैर आईएएस अधिकारी हैं जो इस पद पर पहुंची। पहले जितने भी यहां पर चेयरपर्सन बने वो सब आईएएस अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट, लेकिन ये पहली ऐसी महिला है। आगे बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन कहता है, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि राज्य विधायिकाओं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीयों की अनुमति दी है? यहां पर बात हो रही है सब कैटेगराइजेशन विद इन शेड्यूल कास्ट एंड दी शेड्यूल ट्राइब। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7। तो 7 ये जो अनुमति दी है वो 7 जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं। अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे। अगर आपका कोई सुझाव भी है तब भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप किसी भी हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड मैप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बहुत फायदे हैं कि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी हमारा लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप @ लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। ये लोगो आपको दिख ही रहा है, यहां पर आप इसे सर्च करेंगे और टेलीग्राम पर ही हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। रणधीर एजुकेशन को ही आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, थैंक यू।